सन 1798 ईस्वी में एक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। उस पत्रिका के शीर्षक का नाम प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इस पत्रिका में कहीं पर भी राइटर के नाम का जिक्र नहीं था। एक तरीके से यह गुमनाम तरीके से प्रकाशित किया गया। लेकिन इसी पत्रिका ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि बढ़ती हुई जनसंख्या आने वाले भविष्य के लिए एक समस्या बन सकती है और इस बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक न लगाया जाए तो आने वाली स्थिति में एक विकट समस्या उत्पन्न कर सकती है। नमस्कार, वीडियो के आज के सेशन में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग जनसंख्या सिद्धांत से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को पढ़ेंगे जिसका नाम है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। इसके पहले हम लोगों ने नोटेस्टीन के द्वारा प्रतिपादित जननांगिकी संक्रमण सिद्धांत को पढ़ा। आज की वीडियो के सेशन में हम लोग माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि अभी मैंने थोड़ा सा एक परिचय दिया कि पॉपुलेशन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक एक पत्रिका सन 1798 ईस्वी में प्रकाशित हुई, वो भी गुमनाम तरीके से। इसमें कहीं पर भी राइटर का नाम नहीं अंकित था। लेकिन इसी पत्रिका का एक दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ 1803 ईस्वी में। इसी पत्रिका का जब दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ 1803 ईस्वी में, तो इस पत्रिका का शीर्षक का नाम थोड़ा सा चेंज हुआ। उस समय जब 1803 में यह पत्रिका प्रकाशित हुई, जो द्वितीय संस्करण के रूप में प्रकाशित हुई, तो उस समय इस शीर्षक का नाम एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन था। तब जाकर के लोगों को पता चला कि ये जो पत्रिका पहले जो गुमनाम तरीके से छपी थी, उस पत्रिका के राइटर जो थे वो थॉमस रॉबर्ट माल्थस थे। तब जाकर के लोगों का ध्यान माल्थस की तरफ गया और माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत की तरफ गया। यदि बात करें जनसंख्या सिद्धांत में सर्वप्रथम अपना जो सराहनीय योगदान दिया वो थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने दिया। और यह सिद्धांत यानी कि माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है, यह सिद्धांत जनसंख्या और खाद्य पदार्थों के मध्य संबंधों की विवेचना करता है। यानी कि जनसंख्या और दूसरी तरफ खाद्य पदार्थ, जनसंख्या बढ़ते जाएंगे, खाद्य पदार्थ दिन प्रतिदिन कम होते चले जाएंगे। उसी के आलोक में ही माल्थस ने अपना यह सिद्धांत दिया और बताया कि कैसे कैसे जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और खाने वाली जो वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ हैं, वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। यदि हम जरा सा बात करें थॉमस रॉबर्ट माल्थस के जीवनी पर, तो आप ये समझिए कि जो थॉमस रॉबर्ट माल्थस थे, ये कोई एक भूगोलविद नहीं थे, बल्कि ये एक अर्थशास्त्री थे। इनका जन्म सन 1766 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था और इनके पिता, जिनका नाम डेनियल माल्थस था, इनके पिता का नाम डेनियल माल्थस था और इनके पिता व्यवसाय से, पेशे से एक वकील थे। साथ ही साथ ये रूसो और डेविड ह्यूम के समकालीन थे और उनसे घनिष्ठ मित्रता भी रही। लेकिन कुछ वर्षों पश्चात जब इन्होंने अपना उच्च शिक्षण प्राप्त किया, तो इनका जो उच्च शिक्षण रहा, जो हायर एजुकेशन था, ये इंग्लैंड के ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट किया। फिर उसके बाद वहीं पर स्थानीय जगह पर ही ये एक चर्च में पादरी के रूप में कार्य किए। फिर वहाँ से 1805 ईस्वी में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कॉलेज में अर्थशास्त्र के लेक्चरार के पद पर नियुक्त हुए। तो अर्थशास्त्र विषय के लेक्चरार के पद पर ये नियुक्त हुए। तो ये जो आपका जननांगिकी संक्रमण सिद्धांत है और आपका माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत है, वृद्धि ध्रुव सिद्धांत है, ये सभी सिद्धांत आपको इकोनॉमिक्स में मिलेगा, ज्योग्राफी में मिलेगा और सोशियोलॉजी में भी ये मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य विषयों में भी ये मिल जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से इन 3 विषयों में ये पाए जाते हैं। इन तीनों विषयों की दृष्टि से यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग इसके बारे में अब एक डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले यदि बात करें माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत।
तो सबसे पहले सन 1798 ईस्वी में 1798 ईस्वी में प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पत्रिका का प्रकाशन गुमनाम रूप से किया गया। इसके बाद इसी पत्रिका का दूसरा संस्करण 1803 ईस्वी में NSA on the principle of population नाम से प्रकाशित हुआ। इस पर लेखक का नाम थॉमस रॉबर्ट माल्थस अंकित था। तो माल्थस ने जनसंख्या से संबंधित अपना जो सिद्धांत दिया उससे माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत के नाम से जाना गया। और माल्थस वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने जनसंख्या और खाद्य पदार्थों के मध्य संबंधों को लेकर अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जिसे आगे चल कर के माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के नाम से जाना गया। इन्होंने अपने सिद्धांत में ये बताने की कोशिश की है कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है ये आने वाले भविष्य में एक बहुत बड़ा संकट बन सकता है, इस जनसंख्या पर यदि रोक न लगाया जाए। इन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ मान्यताएं भी दी। यदि बात करें तो इनके सिद्धांत की कुल 3 मान्यताएं रही हैं। सिद्धांत की मान्यताएं और हाँ, मेरा कहना काम है, जैसे आपका पढ़ना और मेरा पढ़ाना काम है, उसी प्रकार से एक चीज़ों को बताना भी मेरा काम है कि देखिए, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप लोग सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि ये आपके पहचान वालों के पास और आपके मित्रों के पास ये पहुंच जाए। तो देखा जाए तो सिद्धांत की मान्यताएं, कुछ मान्यताएं थी, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की कुछ मान्यताएं रही हैं। पहली मान्यता क्या थी कि मनुष्य में काम वासना यथा स्थिर रहता है, परिणाम स्वरूप संतान उत्पत्ति स्वाभाविक होता है। इनकी दूसरी मान्यता क्या थी कि आर्थिक समृद्धि और संतान उत्पत्ति में घनिष्ठ संबंध होता है।
तीसरी मान्यता ये थी कि जनसंख्या की वृद्धि होने से कृषि उत्पादकों एवं कृषि भूमि में ह्रास होता रहता है, ह्रास होता है। तो माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की ये कुछ मान्यताएं थी। 3 मान्यताओं पे इन्होंने अपना सिद्धांत दिया। पहला मान्यता ये रहा कि मनुष्य में काम वासना यथा स्थिर रहता है, परिणाम स्वरूप संतान उत्पत्ति स्वाभाविक रहता है। दूसरा कि आर्थिक समृद्धि और संतान उत्पत्ति में घनिष्ठ संबंध होता है। और तीसरा, बढ़ती हुई जनसंख्या कृषि उत्पादकों पर दबाव डालता है और कृषि भूमि पर धीरे धीरे वो ह्रास का एक कारण बनता है। तो आर्थिक समृद्धि और संतान उत्पत्ति में घनिष्ठ संबंध होता है। पहले की मान्यता की यदि बात किया जाए तो मनुष्य में काम वासना यथा स्थिर रहता है। यदि बात किया जाए काम वासना की, तो ये जो काम वासना है ये सिर्फ न मनुष्यों में बल्कि दुनिया के जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, सभी में काम वासना होता है। काम वासना एक जैविक आवश्यकता होती है। ठीक है, तो काम वासना एक जैविक आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से हर एक जीव जंतुओं की यह आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मनुष्य में भी काम वासना एक आवश्यकता होती है। ये यथा स्थिर नहीं रहती है, ये कुछ वर्षों के पश्चात इसकी जो काम वासना की जो स्थितियाँ हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं। तो यहाँ पर इनकी आलोचना हो जाती है कि जो इन्होंने पहली मान्यता दिया कि मनुष्य में काम वासना यथा स्थिर रहता है, तो काम वासना सदैव स्थिर नहीं रहता है, बल्कि यह कुछ समय तक रहता है, कुछ वर्षों तक रहता है। उसके बाद काम वासना की जो इच्छा होती है वो मनुष्य के अंदर से समाप्त हो जाती है। इसका मेन जो फैक्टर होता है वो हार्मोनल चीज़ें होती हैं। जब हार्मोन में परिवर्तन होता है तो काम वासना भी क्या होती है, कहीं ना कहीं ये परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका आलोचना हो जाता है कि मनुष्य में काम वासना स्थिर नहीं रहता है, बल्कि काम वासना प्रत्येक जीवों का अपना एक जैविक आवश्यकता है और सभी जीव ये आवश्यकता अपनी पूर्ति करते रहते हैं। मनुष्य भी करते हैं, और मनुष्य चाहे तो इस काम वासना की आवश्यकता की पूर्ति करते हुए अपने कुछ संयम को बरते, कुछ सामंजस्य स्थापित कर ले, तो संतान उत्पत्ति का होना स्वाभाविक नहीं होगा। संतान उत्पत्ति नहीं हो सकता है। जब संतान उत्पत्ति नहीं होगा तो जनसंख्या में वृद्धि भी नहीं होगा। तमाम सारे मेडिकल इसके साक्ष्य हैं। चलिए अब इसके आगे देखिए कि इन्होंने जनसंख्या और खाद्य पदार्थों के संबंधों को लेकर के कुछ बातों को बताया। कि जनसंख्या और खाद्य पदार्थों में, जनसंख्या और खाद्य पदार्थों में जनसंख्या और खाद्य पदार्थों में संबंधों की व्याख्या। यदि बात किया जाए तो इसकी व्याख्या आप ऐसे कर सकते हैं कि जनसंख्या में गुणोत्तर अथवा ज्यामिति विधि से वृद्धि होती है, विधि से वृद्धि होती है। दूसरा, खाद्य पदार्थों में अंक गणितीय विधि से
वृद्धि होती है। आइए अब इन दोनों पर देखिए कि मार्कस ने जनसंख्या और खाद्य पदार्थों में संबंधों की व्याख्या किया और व्याख्या करते हुए इन्होंने बताया कि जनसंख्या में गुणोत्तर या ज्यामितीय विधि से वृद्धि होती है, जबकि खाद्य पदार्थों में अंकगणितीय विधि से वृद्धि होती है। जनसंख्या और खाद्य पदार्थों में असंतुलन फिर उत्पन्न होता है। उसके बाद इन्होंने बताया कि जनसंख्या और खाद्य पदार्थों में असंतुलन स्थापित होता है। तो जनसंख्या और खाद्य पदार्थों के मध्य संबंधों को लेकर इन्होंने व्याख्या किया अपने जनसंख्या के सिद्धांत का, और व्याख्या करते हुए इन्होंने ये बताया, मार्कस ने बताया कि जनसंख्या में गुणोत्तर या ज्यामितीय विधि से वृद्धि होगी, जबकि खाद्य पदार्थों में अंकगणितीय विधि से वृद्धि होगी। जब खाद्य पदार्थों में अंकगणितीय विधि से वृद्धि होगा तब जाकर के जनसंख्या और खाद्य पदार्थों में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और फिर उसके बाद गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, महामारी, बीमारी आदि कई सारी चीज़ें जन्म लेंगी। इसके साथ ही साथ सामाजिक बुराइयां मनुष्यों में जन्म लेना शुरू करेगी। कुछ लोग चोरी करेंगे, कुछ लोग छिनैती करेंगे, कुछ लोग डकैती करेंगे। इन सबको नियंत्रण रखने के लिए एक प्राकृतिक नियंत्रणकर्ता होगा और एक कृत्रिम नियंत्रणकर्ता होगा। प्राकृतिक नियंत्रणकर्ता के अंतर्गत प्राकृतिक प्रकोप जैसे कि महामारी होगा और बीमारी होगा। कुछ प्राकृतिक प्रकोप के अंतर्गत भूकंप होंगे, सूखा होगा, बाढ़ होगा। जब ये सभी एक जगह आएंगे तो वहाँ की जनसंख्या में अधिक से अधिक गिरावट होगी, यानी कि मनुष्यों की जब मृत्यु होगी तो जनसंख्या में गिरावट होगी। वहीं कृत्रिम नियंत्रकर्ता के अंतर्गत मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, संयम बरतेगा और कह सकते हैं कि शिक्षा का प्रसार करेगा, शिक्षा पर अधिक से अधिक जोर देगा और देर से विवाह करेगा। तब जाकर जनसंख्या में थोड़ी सी कमी होगी, तब जाकर के खाद्य पदार्थ और जनसंख्या में संतुलन स्थापित हो जाएगा। फिर पुनः से ये स्थापित अपना हो जाएगा, यानी जनसंख्या और खाद्य पदार्थों में संतुलन स्थापित हो जाएगा। अभी इसको एक डायग्राम के माध्यम से मैं समझाऊंगा। पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि इन्होंने बताया कि जनसंख्या में गुणोत्तर या ज्यामितीय विधि से वृद्धि होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 इस तरीके से होगी। और खाद्य पदार्थों में जो अंकगणितीय विधि से वृद्धि होगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से होगा। अब यदि बात किया जाए जनसंख्या में जो गुणोत्तर वृद्धि होती है या ज्यामितीय वृद्धि होती है, देखा जाए तो मनुष्यों में काम वासना यथा स्थिर रहती है और वो संतान उत्पत्ति एक स्वाभाविक क्रिया बन जाती है। यदि इस प्रवृत्ति में कोई रुकावट न आए, जब इस प्रवृत्ति में कोई रुकावट नहीं आएगा तब जनसंख्या ज्यामितीय या गुणोत्तर विधि से बढ़ेगी, जिसमें जनसंख्या 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 आदि गति से जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी। यदि इस प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगाया जाएगा तब यह जनसंख्या अगले 25 वर्षों में 2 गुना हो जाएगी, यानी कि आने वाले 25 वर्षों में जनसंख्या कितना हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी, और 200 वर्षों में यह 256 गुना हो जाएगी। तो आने वाले 25 वर्षों में जनसंख्या 2 गुने से वृद्धि करेगी और अगले 200 वर्षों में जनसंख्या में 256 गुना की वृद्धि होगी। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं 256 गुना कैसे हो सकता है कि यदि बात करें कि 25 वर्षों में कह रहा है 25 वर्षों में 2 गुना 2x, तो 200 वर्षों में कह रहा है तो 25 वाटे 200 होता है
है ना, 25 बटे 200। तो यहाँ पर देखिए 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256। तो ये 256 गुना बढ़ेगा कितने वर्षों में? 200 वर्षों में। 200 वर्षों में जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी? 256 गुना बढ़ जाएगी। अब इसके बाद इन्होंने दूसरा व्याख्या जो किया कि खाद्य पदार्थों में अंकगणितीय विधि से वृद्धि होती है। यदि बात करें तो किसी देश की जनसंख्या का जो आकार होता है वहाँ का उपलब्ध खाद्य पदार्थ द्वारा निर्धारित होता है। तो किसी भी देश की जनसंख्या का जो आकार है वहाँ के उपलब्ध खाद्य पदार्थों से ही निर्धारित होता है। यदि किसी देश की खाद्य पदार्थ कह सकते हैं कि अधिक है, खाद्य पदार्थों में अधिकता है, तो कहीं ना कहीं वो खाद्य पदार्थ है उस जनसंख्या को भी बढ़ाने में क्या करेगा? मदद करेगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं खाद्य पदार्थों में वृद्धि होने पर जनसंख्या में भी वृद्धि होती है। लेकिन आने वाले कुछ समय के बाद खाद्य पदार्थों में अंकगणितीय रूप से वृद्धि होता है और जनसंख्या में ज्यामितीय रूप से वृद्धि होना शुरू हो जाता है। अब यदि इस बात पर थोड़ा सा डिस्कस किया जाए कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो किस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि कर सकते हैं, तो जहाँ पर खाद्य पदार्थ अधिक होंगे उससे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, अच्छा पोषण प्राप्त होगा, उससे काम वासना भी अधिक जागृत होगी और उस काम वासना का परिणाम यही निकलेगा कि लोग संतान उत्पत्ति करना चाहेंगे और जनसंख्या में वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। और जब जनसंख्या में वृद्धि होगा तो जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय रूप से होना शुरू हो जाएगा और खाद्य पदार्थों में धीरे धीरे कमी होना शुरू हो जाएगा। जब खाद्य पदार्थों में कमी होगा और जनसंख्या में वृद्धि होगा तब दोनों में जाकर के असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यहीं पर दिया है कि जनसंख्या और खाद्य पदार्थों में फिर असंतुलन स्थापित हो जाएगा या होता है। ठीक है, तो इसके विषय में भी मैंने बता दिया। यदि बात करें तो जनसंख्या और खाद्य पदार्थों में असंतुलन की जो स्थिति उत्पन्न होगी, तो माल्थस ने बताया कि जनसंख्या और खाद्य पदार्थों में असंतुलन की जो स्थिति उत्पन्न होती है उसका मुख्य कारण है कि खाद्य पदार्थों में अंकगणितीय विधि से वृद्धि होती है जबकि जनसंख्या में गुणोत्तर या ज्यामितीय विधि से वृद्धि होती है। माल्थस ने यह निष्कर्ष भी निकाला कि 200 वर्षों में यह जो जनसंख्या और खाद्य पदार्थ के मध्य जो अनुपात होगा, तो 200 वर्षों में खाद्य पदार्थ और जनसंख्या के मध्य 9 संबंधे 256 का अनुपात हो जाएगा। 200 वर्षों में 9 संबंधे 256 का अनुपात होगा। 9 खाद्य पदार्थ और 256 क्या है? जनसंख्या। आप ऐसे समझिए कि 9 रोटी है, खाने वाले 256 लोग हैं। ठीक है, अब इसके बाद होगा और आने वाले अगले 100 वर्ष यानी कि 300 वर्षों में खाद्य पदार्थों में 13 और जनसंख्या में आपका हो जाएगा 4096 यानी 4096। तो आने वाले 100 वर्षों में यानी कि 300 वर्षों में खाद्य पदार्थों और जनसंख्या में 13 संबंधित 4096 का अनुपात होगा, जिसमें आप समझ सकते हैं व्यवहारिक तौर से कि 13 रोटी है, खाने वाले 4096 लोग हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी इनका कि माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में कुछ मान्यताओं को बताया। यही मान्यता इनके आलोचना का एक कह सकते हैं कि व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। और आगे चल करके माल्थस ने जनसंख्या और खाद्य पदार्थों के मध्य संबंधों की व्याख्या किया, जिसमें इन्होंने 3 चीज़ों को बताया कि जनसंख्या में गुणोत्तर या ज्यामितीय विधि से वृद्धि होती है, खाद्य पदार्थों में अंकगणितीय विधि से वृद्धि होती है और जनसंख्या और खाद्य पदार्थों में फिर क्या होता है? असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब उसके बाद जनसंख्या और खाद्य पूर्ति में जब असंतुलन हो जाएगा तो अब इसको संतुलन कैसे किया जाएगा, अब इसको एक डायग्राम के माध्यम से हम बताएंगे। इसके बाद आज का क्लास ओवर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ अन्य जनसंख्या के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। एक बार मैं पुनः कहना चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इससे संबंधित जो नेक्स्ट वीडियो है आपको प्राप्त हो सके। इसका आप लोग एक नोट्स तैयार कर लीजिए। मैं तो मिटा ही दिया लेकिन बोलता भी रहता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ये ऐसे लोग जो
भूगोल विषय से संबंधित टीजीटी, पीजीटी, नेट या अन्य राज्यों की शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, वे लोग हमारे चैनल से जुड़े। निःशुल्क तरीके से और बेहतरीन कंटेंट के साथ यहाँ पर बताया जाता है। आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा तो उसके लिए पैसा देना पड़ जाएगा। या ये भी कह सकते हैं कि जिस सीक्वेंस में मैं बताता हूँ, पूर्णतः ये सीक्वेंस में चल रहा है। मैंने मानव भूगोल से स्टार्ट किया और जनसंख्या भूगोल पर हम लोग लगभग आ ही गए हैं और इसको हम लोग समाप्त करने ही वाले हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे अधिवास भूगोल की तरफ, जिसमें ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद आर्थिक भूगोल को पढ़ा जाएगा। तो एक सीक्वेंस में ही चल रहा है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप न करें, अपना नोट्स बनाते रहें और किताबों का भी अध्ययन करते रहिए। जब जनसंख्या और खाद्य पदार्थों में असंतुलन होगा, देखिए जनसंख्या और खाद्य पदार्थों में असंतुलन, तो इसको कैसे संतुलित किया जाएगा? असंतुलन की जगह आप लोग संतुलन करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब जनसंख्या और खाद्य पदार्थों में संतुलन को स्थापित करना है, तो इसमें यदि आप देखें तो जनसंख्या में गुणोत्तर वृद्धि और खाद्य पदार्थों में अंकगणितीय वृद्धि। जब जनसंख्या में गुणोत्तर वृद्धि होगा, तो इसमें जो वृद्धि होगा, ये 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जब जनसंख्या में गुणोत्तर वृद्धि होगा, खाद्य पदार्थों में अंकगणितीय रूप से वृद्धि होगा, तब जाके जनसंख्या और खाद्य पदार्थों में असंतुलन होगा और इसके फिर नियंत्रक कारक के उपाय सुझाए जाएंगे। अब क्या होगा कि जनसंख्या और खाद्य पदार्थों में असंतुलन एवं इसके नियंत्रक कारक एवं इसके नियंत्रण करता देखिए अब इसमें आपका एक होगा प्राकृतिक नियंत्रक और दूसरा हो जाएगा कृत्रिम नियंत्रक। इस प्राकृतिक नियंत्रक के अंतर्गत अकाल
महामारी, बाढ़, भूकंप इत्यादि। कृत्रिम नियंत्रककर्ता के अंतर्गत ब्रह्मचर्य, आत्मसंयम, देर से विवाह इत्यादि। तो यहाँ पर अब इसके नियंत्रक के लिए, जब जनसंख्या और खाद्य पदार्थों में संतुलन होगा तो इसके नियंत्रक के लिए प्राकृतिक नियंत्रक होंगे और कृत्रिम नियंत्रक। प्राकृतिक नियंत्रक के अंतर्गत अकाल, महामारी, बाढ़, भूकंप, सूखा इत्यादि चीज़ें आएंगी जिससे जनसंख्या में भारी गिरावट होगा। वहीं दूसरी तरफ कृत्रिम नियंत्रक के अंतर्गत लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, आत्मसंयम रखेंगे, देर से विवाह करेंगे, शिक्षित होंगे तो जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो पाएगी, या कह सकते हैं जनसंख्या में वृद्धि बहुत ही धीमी गति से होगी। तब जाकर के जनसंख्या और खाद्य पूर्ति में संतुलन स्थापित हो जाएगा। अब जाकर जनसंख्या एवं खाद्य पदार्थों में संतुलन होगा, संतुलन स्थापित होगा। तो ये रहा माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत। आप लोग इस माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का एक बेहतरीन नोट्स तैयार करें, अच्छे से इसको नोट करें, इसको आप अच्छे से समझें। और हाँ, वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो पर लाइक ज़रूर करिए और अपने मित्रों तक सेशन को शेयर करिए। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वे लोग जो चैनल पर पहली बार आए हैं वे लोग भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके पहले के क्लास की वीडियो जो मैंने नोटेस्टिन द्वारा प्रतिपादित जननांगिकी संक्रमण सिद्धांत को पढ़ाया था, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट करके देख सकते हैं। तो मित्रों, आज के सेशन बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जनसंख्या के एक दूसरे सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए।